हेलो दोस्तों। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाती हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का। तो उसी सीरीज में आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी का पार्ट 1 का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। ये हम लोगों का 2019 का दूसरा लेक्चर होने वाला है। 2020 के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हम लोग 2019 का कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 1 में भी 2 क्वेश्चन था और 2 सेकेंड में भी 2 क्वेश्चन था। तो ये चारों क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। और ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग पांचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, और मैं ये बता दूं, ये जो वीडियोज है ना, ये सिर्फ केमिस्ट्री सब्सिडरी वालों के लिए नहीं, केमिस्ट्री ऑनर्स जो पार्ट 1 में है उनके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ना है वो उन लोगों को भी पढ़ना है। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो आप लोग समझ लीजिए 2 मिनट, उसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स तो दिखा ही दूंगी। देखिए, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है, केटायन का रेडियस डिवाइडेड बाई एनायन का रेडियस। ओके, ये हम लोगों का क्या होता है, रेडियस रेशियो। लेकिन यहाँ पूछ रहा है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो जब हम लोगों का रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन बराबर हो, किसके बराबर हो, 0.155, यही हम लोगों का कंडीशन होता है लिमिटिंग का। ओके, लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसी का जब हम लोग का ये रेशियो इसके बराबर आ जाए तो वही हम लोगों का कहलाता है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इतना ही कंसेप्ट है। अगर आप लोग याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं जो बताई हूँ आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हो खुद से, रेडियस रेशियो क्या होता है, यह एक केटायन, रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का एक रेशियो है। और अगर रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो 0.155 के बराबर आ जाता है तो वही हम लोग का लिमिटिंग कंडीशन होता है, और इसे ही हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग का केटायन का साइज, मतलब ऊपर कौन है, रेडियस ऑफ केटायन, तो रेडियस ऑफ केटायन बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग का रेडियस रेशियो बढ़ेगा। इस टाइप से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। ऐसे भी आप लोग याद करके ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। ओके, आज याद कीजिएगा, 2-4 दिन के बाद फिर भूल ही जाना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझा समझा के नोट्स दे रही हूँ, ताकि आप लोग अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और समझा हुआ वाला नोट्स रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, गेस्ट पेपर में तो बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, पूरा आप लोग से समझ में भी नहीं आएगा और याद करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, देखिए, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। देखिए, इसको याद करना थोड़ा ही भारी है, नहीं। रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो इस प्रकार से डिफाइन किया गया हुआ है, किसी भी दो चीज़ का रेशियो है। कौन दो चीज़ का रेशियो है, तो रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का। तो रेडियस रेशियो को इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन। जब हम लोगों का रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एनायन 0.155 के बराबर आ जाता है तो इसी को हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहते हैं। ओके, एक लाइन आप लोग खुद से जोड़ लीजिएगा, मैं सीधा ये लिख के छोड़ दी हुई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, इट इज़ द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो। चलिए, it is observed that greater the radius ratio, greater is the coordination number of the anion. It can be understood as the ion have tendency to get surrounded by maximum number of ion. आयन के पास जो टेंडेंसी होता है वो मैक्सिमम नंबर को अपने अपने आसपास सराउंडिंग करके रखता है। ओके, घेर के रखता है। बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन अपोजिट चार्ज, दस इन NaCl Na प्लस आयन हैज, मैं ये समझा रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। दस इन NaCl Na प्लस आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वाइल इन CCl सीजियम आयन हैज बिगर देन Na प्लस आयन हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। मतलब कहने का क्या मतलब है, मैं अभी थोड़ा देर पहले समझाई हूँ। क्या समझाई हूँ, हम लोग का रेडियस ऑफ केटायन ऊपर है तो रेडियस ऑफ केटायन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, तो बात करेंगे NaCl और CSCl में, तो सोडियम का साइज और सीजियम का साइड में मैं आप लोग सोडियम का साइज और सीजियम का साइज मैं पूछूंगी किसका साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली सीजियम का साइज बड़ा है। तो सीजियम का साइज बड़ा है मतलब रेडियस ऑफ केटायन जो है वो सीजियम का बड़ा है, मतलब रेडियस रेशियो सीजियम का बड़ा है, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर भी सीजियम का ज़्यादा होगा। देख सकते हैं सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 8 है, और Na प्लस का जो है वो हम लोगों का 6 है। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम, और इसका साइज बड़ा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा। और आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्यूबिक के लिए जो रेडियस रेशियो होता है कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। ओके,
तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो का। आप लोगों को ज़्यादा मतलब कि इधर उधर से खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह पूरा आप लोगों को बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिल जाएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इधर टिक कर लेती हूँ मैं। आप लोग को लिमिटिंग रेडियस से रेशियो समझा दी हूँ। अब हम लोग देखेंगे यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस। देखिए कोई भी एक लैटिस है तो उसके सबसे छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, वही हम लोगों का यूनिट सेल कहलाता है। ओके, जैसे मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, तो जैसे आप लोगों का घर बनता है, सभी के पास घर होगा, तो जैसे घर बना है ना, तो उसमें एक छोटा छोटा ईंट जोड़ के घर बनाया गया होगा, तो वो जो सबसे छोटा एक ईंट लिया गया है स्मॉलेस्ट पार्ट, वही हम लोगों का कहलाता है यूनिट सेल। समझ में आया यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल एक देखिए एक कंप्लीट स्पेस लैटिस होगा, उसमें से जो सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करके उसको पूरा इस लैटिस को स्पेस को तैयार किया गया होगा, वही हम लोगों का कहलाता है यूनिट सेल। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, the smallest portion of the complete space lattice. Okay, smallest portion of the complete space lattice which when repeated over and again in different direction produces the complete space lattice. Okay, अलग अलग डायरेक्शन में उसको क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस मतलब कि उसको जोड़ जोड़ जाड़ के उसको एक कंप्लीट स्पेस लैटिस तैयार करते हैं। वही जो छोटा सा पार्ट होता है उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। आप लोग को इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाना आप लोग देख के बनाने में आप लोगों को दिक्कत होगी, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ये डायग्राम को मैं कैसे बनाई हूँ। कि ऐसे मेरा डायग्राम बहुत ही गंदा मैं बनाती हूँ, लेकिन ये डायग्राम फिर भी सही बन गया है। इसको बनाने का तरीका होता है, देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ओके, फिर हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, और इसको ऐड करेंगे। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब एक पॉइंट यहाँ देंगे, एक पॉइंट यहाँ देंगे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। सही कर रही हूँ ना? ओके, और हम लोग ऐसे करेंगे, इसको इस पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ेंगे और हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। ओके, और इसको यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। आई थिंक अब सारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये लाइन कंप्लीट है, और एक हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। ओके, इस टाइप से हम लोग इस डायग्राम को बनाएंगे, और जहाँ भी कॉर्नर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा दूसरे कलर से कॉर्नर पे कर दीजिएगा। ओके, और हम लोगों का ये यूनिट सेल का डायग्राम जो है ना, ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए ये देख लिए आप लोग यूनिट सेल का डायग्राम कैसे बनाया है। उसके बाद देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्लेन। तो यूनिट सेल का सिर्फ डिफिनेशन लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे ना, तो फिर मार्क्स उतना अच्छा से नहीं आएगा। एक्सप्लेन करना है तो हम लोग को बताना होगा अच्छे तरीके से सब कुछ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री सब्सिडी में मैं पहले भी बताई हुई हूँ, फर्स्ट लेक्चर में भी बताई हुई हूँ, लेकिन कोई वीडियो कोई स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं बता देती हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। ओके, मतलब ये दोनों क्वेश्चन बनाते हैं, पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप लोग को 15 नंबर मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक्सप्लेन एनी 3, तीन को एक्सप्लेन करना है ना, तो तीनों के लिए आप लोग को 5-5 नंबर होंगे, मतलब टोटल 15 नंबर दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, इतना लिख दीजिएगा तो आप लोगों को 5 नंबर देगा? 2 नंबर से ज़्यादा देने का सोच भी नहीं सकता। या फिर आप लोग भी टीचर दीजिएगा तो इसमें इतना में 5 नंबर थोड़ी दीजिएगा, 2 नंबर दे दीजिएगा, हो गया। देखिए अब यूनिट सेल कैन बी, उसके बाद हम लोग को लिखना है यूनिट सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग लिखेंगे सिंपल यूनिट सेल क्या होता है। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल, okay, this type of unit cell is produced when the particle are present only at the corner of unit cell. This simple unit cell is also called primitive unit cell. देखिए सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, मैं आप लोगों को एक थोड़ी देर में समझा दूंगी। देखिए आप लोग ये बनाए,
ये क्यूब बनाने तो आता होगा, ये बना लिए आप लोग। और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल यूनिट सेल वो कहता है जहाँ पे पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। तो कॉर्नर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये कॉर्नर है, 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 और ये कॉर्नर है, और ये कॉर्नर है। तो ये हम लोग का क्या है, सिंपल यूनिट सेल। चलिए मैं डिफिनेशन भी याद करवाने की कोशिश करती हूँ। Simple unit cell is produced when the particles are present in only at corner. Okay, this type of unit cell is called simple unit cell and it is also known as primitive unit cell. चलिए देखिए क्या डिफिनेशन है। This type of unit cell is produced when the particles are present only at the corner of unit cell. This simple unit cell is also called primitive unit cell. ओके, और डायग्राम बना दीजिएगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आप लोगों को अच्छा मार्क्स देगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, देखिए मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर हो ना गेस पेपर से नहीं ली हूँ। ओके, गेस पेपर का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग रहता है और समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग अगर गेस पेपर जाइएगा पढ़ने तो फिर 2 मिनट पढ़िएगा फिर अजीब मन करने लगेगा, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है नहीं अच्छा से याद हो पाता है और देख के सर दर्द करता है अलग। तो ये लैंग्वेज आप लोग को आसान लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। उसके बाद समझ के लिख रहे होंगे ना, यहाँ से अभी वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, खुद से क्वेश्चन बैंक का नोट्स तैयार कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए खुद से लिखिएगा तो और भी याद होने की संभावना रहती है। ओके, ऐसे में ये पीडीएफ आप लोगों को अगर बाई करना होगा, मतलब मुझसे खरीदना होगा, तो खरीद सकते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड इफ पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर। देखिए फेस सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड में बोला गया हुआ है दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेंटर पे। ओके, तो यहाँ पे इसका सेंटर कौन हो गया, ये, 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 और एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ऊपर वाला का सेंटर ये और नीचे वाला का सेंटर ये। ओके, सेंटर में प्रेजेंट होगा फेस सेंटर्ड में, और इन एडिशन टू कॉर्नर, और कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा। ओके, मतलब कॉर्नर और ये सेंटर पे प्रेजेंट होगा। देख सकते हैं इस टाइप से डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पे भी रहेगा पार्टिकल और सेंटर पे भी रहेगा। ओके, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड इफ पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर, इफ इट इज कॉल्ड फेस सेंटर यूनिट सेल। और इस टाइप से डायग्राम बना दीजिएगा। आप लोगों को सिंपल यूनिट सेल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जहाँ पे पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर यूनिट सेल वो है जिसमें पार्टिकल जो है वो जितने भी फेस है सभी के सेंटर में प्रेजेंट होता है और कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, टोटल 4 हम लोगों को है, तो हम लोग तीसरा पे आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग चौथा ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो लाइक नहीं किए तो देखिए लाइक में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, लाइक कीजिए ना। और वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट आते रहेगा उसको देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए। ओके, आप मेरी एक हेल्प कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए कितना हेल्प कर रही हूँ। मतलब कि अगर कोई केमिस्ट्री सब्सिडी के स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन बैंक पेपर 2 का भी 3 वीडियो लेक्चर अपलोड है, जिसमें मैं 2020 का पूरा कंप्लीट करवाई हुई हूँ या फिर थोड़ा सा बाकी है। देखिए जो क्वेश्चन बाकी रह जाता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता है मैं कहाँ तक करवा चुकी हूँ। तो आप लोग बता दीजिएगा, मतलब पार्ट 2 का भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी मैथमेटिक्स ऑनर्स का पार्ट 1 का भी मैं क्वेश्चन बैंक बहुत सारे लगभग 14-15 वीडियोज होगा। ओके, मतलब 2 जगह अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक मैं पहले ही बना दी थी, एक नया प्लेलिस्ट बनाई हुआ है। तो दोनों प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज होगा। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, और मैं अब क्या करूँगी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है 2019 और 2017 और 2015। ओके, तो यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होने की चांसेस है। 15, 17, 19 और आप लोग का 21 में एग्जाम होने वाला है 2022, लेकिन एग्जाम तो 21 का ही है ना। तो शायद यही 3 ईयर का क्वेश्चन आप लोगों में रिपीट करें। तो मैं अभी 2019 का करवा रही हूँ, इसके बाद 2018 भी देख ही लेंगे, फिर 2017 सब देख लेंगे। अब क्या गारंटी एग्जामिनर क्या पूछ देगा। ओके, उस समय ज़्यादा उतना पहले से पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा। चलिए
बाकी बातें बाद में करते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय इफ द पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इंड फेसेज। जो इंड फेसेज है ना, उसके सेंटर पे लोकेट रहता है इंड फेस सेंटर में। ओके, इंड फेस के सेंटर में, इन एडिशन टू दी कॉर्नर, मतलब कॉर्नर में इसमें भी रहेगा और यहाँ पे कहाँ रहेगा? इंड फेसेज के जो इंड फेसेज है ना, उसके सेंटर पर रहेगा। तो इंड फेसेज ये है तो इसके सेंटर में है और इसके सेंटर में रहेगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आप लोगों को सभी कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और अच्छा नोट्स मिल रहा है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज से हेल्प हो रही होगी तो। ओके, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या? This type of unit cell is produced if the particles are present at the center of the cell. Okay, बॉडी सेंटर्ड वो होता है जो सेंटर पे होता है, मतलब कॉर्नर पे तो होगा, इन एडिशन टू द कॉर्नर भी लिखा होगा, इन एडिशन टू द कॉर्नर। ओके, और उसके साथ साथ पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये होता है हम लोग का बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाना चाहूँगी। हम लोगों को यूनिट सेल पूछा गया था इस क्वेश्चन में। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्री होता है जिससे कंप्लीट स्पेस लैटिस को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, बार बार रिपीट करके, ये हम लोग का होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं: सिंपल यूनिट सेल, और कौन? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है? पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? पार्टिकल जो है वो सभी फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन सेंटर्ड क्या होता है? इंड फेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है पार्टिकल। और जो कॉर्नर पे है वो सभी के सभी जितने भी यूनिट सेल है ना, सभी में कॉर्नर में प्रेजेंट होगा ही। एक एडिशन इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग को हमेशा के लिए याद रखना ही है। और बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? जो सेल के बीचों बीच, मतलब सेल के सेंटर में रहता है उसका पार्टिकल, और साथ में कॉर्नर पे तो रहता ही है। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग का कौन सा कंप्लीट होता है। मुझे लग रहा है मैं आप लोग को अच्छे से समझा पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लग रहा है नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को, तो कमेंट में बताइएगा, तभी मैं आप लोग का कोई हेल्प कर पाऊंगी। अगर आप लोग बताते ही नहीं है कि कमेंट में कुछ, ओके, तो फिर मैं आप लोग को हेल्प नहीं कर पाऊंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो अब हम लोग समझेंगे ये कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो दिस सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट Hg एंड HgCl2। Hg और HgCl2 के बीच में रिएक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। इट हैज़ बीन वाइडली रिप्लेस्ड बाय AgCl2 इलेक्ट्रोड। और इस प्रकार का कुछ डायग्राम होता है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये आप लोग डायग्राम भी बना दीजिएगा तो आप एग्जामिनर मतलब कि अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ओके, कैलोमल इलेक्ट्रोड का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे Hg है, इसमें प्लेटिनम वायर है ये, और इसमें जो है Hg2Cl2 और Hg का पेस्ट है। ये सैचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन है। ओके, ये साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ओके, तो ये हम लोग का क्या था? कैलोमल इलेक्ट्रोड था। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है और ब्राउनियन मोशन क्या होता है, फिर हम लोग ग्रुप बी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए हम लोग ये देख चुके हैं ना, अब हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन और ब्राउनियन मोशन, और मैं ग्रुप बी भी इसी वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी। ओके, वीडियोज़ का लेंथ बड़ा हो जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं कंटेंट डिलीवर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दूँ। मैं आप लोगों को आज यहाँ तक करवा दूँगी। ओके, या फिर यहाँ तक कोशिश करेंगे। चलिए जहाँ तक होता है वहाँ तक करवाते हैं। चलिए अब हम लोग का देखना है क्या? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? ये एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है। ओके, सरफेस टेंशन क्या है? एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है, जो कि सरफेस टेंशन मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। वो कम से कम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करता है। यह एक लिक्विड सरफेस का प्रॉपर्टी है। रुक जाइए, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर आप लोगों को कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड सरफेस है, ओके, वो जो है ना, वो चाहेगा, क्या चाहेगा? वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहे। ओके, वो कम से कम सरफेस एरिया को कवर करे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, वही सरफेस टेंशन होता है। ये वाला डिफिनेशन अगर आप लोग को याद नहीं रहता है तो आप लोग इस डिफिनेशन को भी बता सकते हैं। देखिए, ये सभी को पता होता है क्या? सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके,
और सरफेस टेंशन का ये डिफिनेशन लिख लीजिए। और एग्जांपल में एक लिख सकते हैं, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल। आप सभी को पता है छोटा सा अगर आप लोग लिक्विड का ड्रॉप देखिएगा तो वो स्फेरिकल होता है। वो स्फेरिकल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्यों सरफेस टेंशन की वजह से? कैसे? क्योंकि देखिए सरफेस टेंशन क्या बोलता है, किसी भी एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है जो कि बोलता है वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहने के लिए। तो जो लिक्विड सरफेस है वो सबसे कम सरफेस एरिया का जब मतलब लेता है तो वो जो शेप बन के आता है ना, वो शेप जो होता है वो स्फेयर ही होता है। इस वजह से जो आप लोगों का लिक्विड ड्रॉप होता है ना, उसका शेप स्फेरिकल होता है। ओके, तो देख लिए आप लोग स्फेरिकल सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, इसका एसआई यूनिट लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे और बस हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है? ब्राउनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ये एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन है। ओके, ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन है। कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन में। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। इस टाइप से देखिए, तुरंत इधर जाए, तुरंत इधर, तुरंत इधर, तुरंत इधर, तुरंत इधर, मतलब जिगजैग मोशन हो रहा है। ब्राउनियन मोशन जो है ना, ये नेचर ऑफ कोलाइड पे डिपेंड नहीं करता है। ब्राउनियन मोशन जो है साइज ऑफ कोलाइड और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन होता है क्यों है? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ड्यू टू देयर काइनेटिक मोशन स्ट्राइक अगेंस्ट कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड विथ डिफरेंट फोर्सेज, द रिजल्टेंट फोर्स कॉज देम टू मूव। तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है उस वजह से उसको मूव करना पड़ता है। ओके, मूव करने का कारण है, ये कॉज हो गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ब्राउनियन मोशन का? तो ये जो ब्राउनियन मोशन से आप लोग एवोगैड्रो नंबर पता कर सकते हो। ओके, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता तो ये पूछा जाता है एवोगैड्रो नंबर किसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। ब्राउनियन मोशन ऑप्शन दे देगा, टेंडल इफेक्ट दे देगा और भी बहुत सारा है, वो सभी दे देता है। तो ब्राउनियन मोशन से हम लोग एवोगैड्रो नंबर का जो पता लगाते हैं वो हम लोग ब्राउनियन मोशन से लगाते हैं। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो चलिए, हम लोगों का सरफेस टेंशन कंप्लीट होता है, ब्राउनियन मोशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग ग्रुप बी के तरफ मूव करेंगे और हम लोग समझेंगे बोर मॉडल क्या होता है और फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ग्रुप बी स्टार्ट करने से पहले ग्रुप ए तो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग को अगर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं यही वीडियो सिर्फ देखने के लिए आए, नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना है, तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ लाइक तो करना पड़ेगा ही। चलिए, हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडी का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं जिसमें से ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ग्रुप बी की तरफ मूव करेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सप्लेन बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो चलिए, बोर मॉडल क्या बोलता है? बोर जी जो है वो सबसे पहले बोले एटम जो है, एटम के पास एक सेंटर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, एटम के पास एक सेंटर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ मूव करता है ना, वो एक फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी में मूव करता है। उसके बाद तीसरा क्या है? क्वांटाइजेशन कंडीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो सेकेंड पॉइंट में बता दिए। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कहाँ? रिवॉल्व करता है किसी भी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ। तो वो कौन कौन से सेल में वो मूव कर सकता है? तो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करता है, वो सभी जगह रिवॉल्व नहीं करेगा, वो वही रिवॉल्व करेगा जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। ओके, मतलब n2 एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। n जो है इंटीजर है। ओके, n जो है आप लोग का सेल नंबर है और ये एक इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर क्या होता है आप सभी को पता होगा, 1 2 3। ओके, और एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p और p होता है हम लोग का m भी। ओके, तो r क्रॉस p क्या हो जाएगा? r m भी साइन थीटा, और साइन या थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ से एम वी आर इक्वल टू NH/2π आ जाएगा। और इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, इक्वेशन 1। ये इक्वेशन आप लोगों को कब काम आएगा? ये इक्वेशन काम आएगा आप लोग को डेरिवेशन में। ओके, तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन देख लिए। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है ना, तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स
को डेवलप करता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, MV स्क्वायर अपन आर। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों को आपस में बराबर कर दीजिएगा और एक इक्वेशन मान लीजिएगा। चलिए, ये सारे इक्वेशन आप लोग को डेरिवेशन में काम आएंगे। फिफ्थ क्या है बोर्ड मॉडल, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट सेल इज फिक्स्ड। ओके, बोल रहा है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना तो उसका एनर्जी ना ही लॉस होगा, ना ही हम लोग का क्या होगा, नहीं एनर्जी लॉस होगा और नहीं गेन होगा। ओके, तो उसका सिक्स्थ पॉइंट क्या है, मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है तो हम लोग इसी क्वेश्चन पे मतलब कि छोड़ देंगे। ओके, सिक्स पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो हायर एनर्जी में चला जाएगा। ओके, वहाँ नहीं रहेगा। ओके, मतलब कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें चला जाएगा। ओके, इसमें नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये नीचे वाला में चला आएगा। ओके, यही पॉइंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये हम लोग का क्या था, बोर मॉडल। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, फाइंड आउट द एक्सप्रेस फॉर रेडियस, एक्सप्रेस है कि एक्सप्रेशन है, फाइंड आउट द एक्सप्रेस, हाँ, फॉर रेडियस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम। ओके, तो मतलब हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को रेडियस निकालना है और एनर्जी का फॉर्मूला बताना है किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिराइव करेंगे और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डेरिवेशन हमेशा भूल जाते होंगे। ओके, डेरिवेशन याद नहीं रहता होगा, लेकिन ये डेरिवेशन में बहुत ही ईजी है मेरे पास, तो उससे आप लोग को बताऊंगी ना तो ये आराम से आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। अभी इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने का। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।